फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ में जो गमन जो है वो किस प्रकार होता है, उसमें गमन के लिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, गमन की जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार होती है। देखिए, हमने नॉन कोडेड जो क्लास जो है बुक जो है वो स्टार्ट कर रखी है। नॉन कोडेड के अंतर्गत हमने पहले वीडियो में देखा कि नॉन कोडेड को किस प्रकार क्लासीफाई किया गया है, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं। फिर हमने उसके अंतर्गत अनेक फाइलम डिवाइड किए थे। तो पहला जो फाइलम था प्रोटोजोआ, सेकंड वीडियो में वो स्टार्ट कर दिया था। प्रोटोजोआ का पहला पार्ट डाल दिया था जिसमें प्रोटोजोआ के कैरेक्टर, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। और ये जो है प्रोटोजोआ का सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम गमन अंग जो हैं उनको बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। और ये जो है बीएससी और एमएससी दोनों के लिए लागू है। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रोटोजोआ जो है उस फाइलम के अंतर्गत मुख्य रूप से गमन के लिए प्रोटोजोआ में 3 टाइप के अंग पाए जाते हैं। 3 लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। एक का नाम होता है सूडोपोडिया। देखिए, डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम में आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो डायग्राम है ये है अमीबा का डायग्राम। तो अमीबा में क्या होता है कि शरीर के बाहर ये आउटर ग्रोथ बनती है। ऐसे मैं रेड कलर से डोनेट कर रहा हूँ। देखो, ये जो आउट ग्रोथ है, ये आउटर ग्रोथ जो होती है इसको हम सूडोपोडिया नाम देते हैं। ये किस प्रकार बनती है, किस प्रकार ये गमन में सहायक होती है, इनका हम आगे डिटेल से अभी देखेंगे पूरा। तो सूडोपोडिया जो है इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। तो अमीबीय गमन, यानी अमीबा में जो गमन होता है वो अमीबीय गमन। और सूडोपोडिया के द्वारा कौन सा गमन हो गया? अमीबीय गमन हो गया। इसके अलावा एक होता है, देखिए, फ्लेजिला। सेकंड जो ऑर्गन है लोकोमोटरी का प्रोटोजोआ में इंपॉर्टेंट, वो है फ्लेजिला। फ्लेजिला की स्ट्रक्चर क्या है, ये किस प्रकार फंक्शन करता है, हम आगे डिटेल से देखेंगे। पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो जो युग्लिना जो होता है प्रोटोजोआ का एक ऑर्गेनिज्म है युग्लिना। तो इसके अंतर्गत आगे ये देखिए रोमनुमा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, रेड कलर में दिखाई है। इसे हम बोलते हैं फ्लेजिला। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, फ्लेजिला का युग्लिना। इसके अलावा सीलिया जो है वो होते हैं पैरामीशियम इत्यादि में। सीलिएटेड एनिमल होते हैं। सीलिएटेड ये सब फाइलम है एक प्रोटोजोआ फाइलम का जो हमने देखा था पीछे। तो ये जो सीलिया जो है ये बहुत सारे रोम जैसी संरचनाएं हैं जो पूरी कोशिकाओं पे ऐसे ऐसे पाई जाती हैं। ये देखो छोटे छोटे ये बाल जैसी संरचनाएं बाहर चारों ओर लगी है, इसे हम सीलिया बोलते हैं। और एग्जाम्पल हो गया इसका पैरामीशियम। तो देखिए, नॉर्मली हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि सूडोपोडिया जो है वो अमीबा में हो गई, फ्लेजिला जो है वो युग्लिना में हो गई, इसके अलावा सीलिया जो है वो पैरामीशियम में हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अलग अलग जो गमन जो है वो किस प्रकार होता है और इसमें ऑर्गन जो है वो किस प्रकार काम करते हैं। चलिए पहला जो है वो स्टार्ट करते हैं कि अमीबीय जो मूवमेंट है, अमीबा के अंदर जो गमन पाया जाता है सूडोपोडिया की सहायता से होता है। तो वो सूडोपोडिया कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार ये गमन में इनकी मैकेनिज्म होती है, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार का गमन जो है ये अमीबा में पाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है यहाँ पे। और अमीबा के अगले सिरे पर क्या होता है कि एक फिंगर लाइक उभार बनते हैं, छोटे छोटे आउटर ग्रोथ बनते हैं जिसे हम सूडोपोडिया नाम देते हैं। ठीक है। और ये सूडोपोडिया जो है ये क्या होते हैं कि पिछले सिरे पर भी बनते हैं, पर ये थोड़े लुप्त हुए झुर्री जो होती है उसके समान पाए जाते हैं जिसे हम यूरोइड बोलते हैं। यानी पिछला भाग जो है ये वाला भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम यूरोइड बोलते हैं। और ये आगे जो आउटर ग्रोथ है इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये जो है वो मतलब अस्थायी संरचना है, हम देखेंगे अभी। ये कभी लुप्त हो जाते हैं, कभी नई बन जाते हैं, ये गमन के टाइम ही बनते हैं। तो सूडोपोडिया जो है इसके बारे में देखेंगे कि सूडोपोडिया एक अस्थायी संरचना है जो बनती व विलुप्त होती रहती है। इसके अलावा अगर हम सूडोपोडिया के टाइप देखें, मतलब ये सूडोपोडिया है, क्या एक ही टाइप का होता है सूडोपोडिया? मतलब ये आउटर को होता है, सारी एक टाइप की थोड़ी होती है। हो सकता है उसकी साइज अलग हो सकता है उसकी शेप जो है वो अलग हो सकता है उसकी संरचना थोड़ी अलग हो, है ना। मतलब वो किससे बना है, वो आउटर ग्रोथ जो है वो किससे बनी है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, सूडोपोडिया को बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए पहला जो टाइप है वो हम बोलते हैं सूडोपोडिया, जिसे हम बोलते हैं लोबोपोडिया। देखिए, लोबोपोडिया जो है वो सूडोपोडिया आगे से क्या होता है, गोलाकार होता है, यानी लोब लाइक। यानी ये जैसे अमीबा में जो है ये लोबोपोडिया टाइप का ही है। ठीक है ना। तो लोब लाइक जो है वो होता है आगे से। और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ऐसे दबाव पड़ता है अंदर से। जो साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका के अंदर वो
अंदर से बाहर की ओर दबाव डालता है, जिससे ये आउटर ग्रोथ बनती है, और आगे से ये क्या होता है, लोब लाइक होता है, और इसे हम बोलते हैं लोबोपोडिया। और एग्जाम्पल हो गया इसका अमीबा। तो ये तो हो गया सूडोपोडिया का पहला टाइप। देखिए आज जो पीरियड है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है, पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी, और आप जो है एक एक चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। देखिए दूसरा जो है सूडोपोडिया का टाइप, उसे हम बोलते हैं फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया सूडोपोडिया जो है ये क्या होता है, तंतु के समान होता है, जो फाइबर होते हैं उसके जैसे दिखाई देते हैं, और आगे की तरफ क्या होती है, ये नुकीले हो जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि देखिए नॉर्मली सूडोपोडिया में एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों भाग लेते हैं, मतलब ये जो आउटर ग्रोथ है इसमें एक्टोप्लाज्म भी होता है और एंडोप्लाज्म भी होता है। लेकिन फाइलोपोडिया में क्या होता है, केवल एक्टोप्लाज्म से इसका निर्माण होता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि फाइलोपोडिया कभी कभी क्या है, आगे से थोड़ा ये ब्रांचेज हो जाती हैं, मतलब ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है, और ये शाखा जो है वो उससे निकली रहती है, जाली जैसी रचनाओं का निर्माण होता है। और यूग्लिनाइफा जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए एग्जाम्पल है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मैं जो येलो कलर से डोनेट कर रहा हूँ अभी, ये जो है आपको ये सभी ये नीचे की तरफ ये दिखाए गए, ये सभी जो है फाइलोपोडिया हैं, जिसमें आपको कुछ ब्रांचें भी दिखाई गई हैं ऐसे। तो ये जो है ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो सूडोपोडिया का होता है वो होता है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया जो है वो हम इसको दूसरा नाम बोलते हैं इसका राइजोपोडिया या मिक्सोपोडिया। राइजोपोडिया या मिक्सोपोडिया। देखिए ये इसमें क्या होते हैं, शाखित तंतु होते हैं जो आपस में आगे से मिले रहते हैं और एक जाली की जैसे रचना बनाते हैं, जैसे ग्लोबिगेराइना। ये एग्जाम्पल देखो, ग्लोबिगेराइना का एग्जाम्पल है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो बाहर ये संरचनाएं निकली, मैं ब्लू कलर से इसे डोनेट कर देता हूँ थोड़ा, ये जो संरचनाएं निकली, ये जाली जैसी रचनाएं बनाई हुई, तो ये जो टाइप का सूडोपोडिया है वो है रेटिकुलोपोडिया। देखिए हमने नॉर्मली अभी टाइप देखने थोड़े थोड़े, हम आगे धीरे धीरे सूडोपोडिया की जो काम कैसे करता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रखता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे देखिए एक होता है एक्जोपोडिया, ये भी एक टाइप है। और ये क्या होते हैं, एक टाइप एनिमल में ऐसे निकलते हैं जैसे मतलब एक विकिरण निकल रही हो, है ना, रे जैसे निकलती है ना, रे किरण जो निकलती है उसके टाइप ये निकले रहते हैं सीधे एकदम सूडोपोडिया। और इसमें क्या होता है, एक अक्षीय तंतु होता है जो चारों ओर से कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई एनिमल है जिसके अंतर्गत ये चारों ओर ये निकले हुए हैं एक्जोपोडिया। और एक्जोपोडिया में देखो ये इस टाइप का दिखा रहा है ना, देखो ध्यान से देखो थोड़ा, ये इस टाइप से दिखा रहा है। तो ये जो है ये येलो कलर वाली ये तो होगी इसकी एक्सिस, और ये जो है इसके चारों ओर जो है ये क्या रहता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा रहता है। तो ये जो है इसको अगर जूम करके देखें तो वो इस टाइप का दिखाई देता है। और ये कौन से टाइप का सूडोपोडिया है, एक्जोपोडिया टाइप का। जैसे एक्टिनोफायरिस जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ का, उसके अंतर्गत ये एक्जोपोडिया पाया जाता है। चलिए ये तो हो गई ये जो सूडोपोडिया थे इसके टाइप की। अब बात करते हैं कि जो सूडोपोडिया है वो काम किस प्रकार करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सूडोपोडिया जो है आज के टाइम उसका निर्माण जो है वो किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार वो चलने में सहायक होते हैं, इसके लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई। हालांकि स्टिक थ्योरी कोई भी नहीं है, ठीक है ना, हालांकि इनमें सब में एक ज़्यादा मान्यता है, जिस थ्योरी को वो मैं बता दूंगा आगे, पर सभी थ्योरी जो हैं वो केवल कल्पनाएं हैं, है ना। तो आप सभी थ्योरी को जो है वो ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए अमीबा में सूडोपोडिया जो है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो क्या भूमिका होती है, मतलब एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म दोनों का मिलना, ये सभी इसमें किस प्रकार ये भूमिका निभाती है, इसके बारे में अभी तक पूर्णतः ज्ञान हमें है नहीं। परंतु उसके लिए क्या है, ये जो मोमेंट है इसको समझाने के लिए बहुत सारे जो सिद्धांत जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो दी गई। इसमें जो मुख्य मुख्य जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे सामने ये है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो सुल्जे नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा प्रतिपादित की गई। और इसमें क्या किया गया, इसने बताया कि ये जो अमीबा है इसके अंतर्गत जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो 2 टाइप का होता है, यानी 2 स्टेज होती है उनकी। मान लो ये अमीबा है तो उसके जो बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है किनारे की तरफ, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोजेल। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोजेल, यानी आउटर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम प्लाज्मोजेल नाम दे देते हैं। जबकि इनर जो होता है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो होता है केंद्र के अंदर, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मोसोल, जो कि अंदर की तरफ या इनर की तरफ होता है।
तो इन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्म जो है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मोसोल और प्लाज्मोजेल। तो इसके अनुसार क्या होता है कि पश्च भाग के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मोजेल में संकुचन होता है, मतलब ये जो प्लाज्मोजेल है इसमें संकुचन होता है, ठीक है। और जिसके फलस्वरूप प्लाज्मोसोल जो है मतलब इसके अंतर्गत संकुचन होगा, मतलब ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें संकुचन होगा तो मतलब ये इधर की तरफ गमन करेगा, जिससे यहाँ पे जो प्लाज्मोसोल है, यहाँ पे जो प्लाज्मोसोल है वो आगे की तरफ गमन करेगा, और आगे की तरफ गमन करेगा तो जिससे क्या हो जाएगा, ये आगे ये आउटर ग्रोथ बन जाएगी और जिसे हम स्यूडोपोडिया नाम दे देंगे। तो ये स्यूडोपोडिया बनने का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, सुलजे के द्वारा दिया गया, कि नॉर्मली पश्च भाग में जो प्लाज्मोजेल जो होता है उसमें संकुचन होता है और जिससे प्लाज्मोसोल जो आगे की तरफ खिसकता है और स्यूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है। अच्छा, सेकेंड थ्योरी जो है वो है सरफेस टेंशन थ्योरी, बर्थोल्ड के द्वारा दी गई ये थ्योरी। और इसमें बताया गया कि स्यूडोपोडिया का निर्माण उस भाग पर होता है जहाँ बाह्य तनाव क्या होता है, कम होता है और भीतरी तनाव ज़्यादा होता है। मतलब ये अमीबा है, ठीक है, और ये अमीबा है, इसके अंतर्गत मान लो यहाँ इस भाग में क्या हो गया, तनाव जो है वो ज़्यादा हो गया, टेंशन जो है वो ज़्यादा हो गया, और बाहर जो है वो तनाव क्या हो गया, स्थानीय जो तनाव है बाहर इन्वायरमेंट में ये कम है। तो ये तनाव जो है वो इसको जो ये आगे वाली जो झिल्ली होती है सेल की, ये मेम्ब्रेन जो है इसको क्या करेगा, ये आगे की तरफ ऐसे खिंचाव करेगा। तो मतलब ये तनाव के कारण क्या हो जाएगी, ऐसे खींच जाएगी और जिसे हम बोल देंगे कि स्यूडोपोडिया का निर्माण हो गया। तो ये कौन सी थ्योरी बोलती है, ये बोलती है सरफेस टेंशन थ्योरी, यानी तनाव के कारण सरफेस जो है वो आगे की तरफ खिसकती है और स्यूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है बर्थोल्ड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा थर्ड जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसे हम बोलते हैं रोलिंग मूवमेंट। रोलिंग का मतलब तो आप समझते हैं सभी, रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, यानी ये जो है अमीबा जो है वो लुढ़क की गति करता है। ये किसने कहा, जेनिंग्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, और ये थ्योरी दी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, जिसके अनुसार अमीबा जो है वो लुढ़क कर गति करता है और स्यूडोपोडिया जो है उसमें लुढ़कने में सहायता करते हैं। लेकिन ध्यान दो, मान लो ये अमीबा है, मैं मान लूँ ये अमीबा है और इसमें ये स्यूडोपोडिया है, ये कोई सतह है, बेस है, तो इस पर ये लुढ़क रहा है, यहाँ से ये लुढ़केगा और आगे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लूँ यही स्यूडोपोडिया अगर ज़्यादा हो जाए इस अमीबा में, मतलब ये इस टाइप का हो, तो ये लुढ़क थोड़ी जाएगा, आसानी से थोड़ी लुढ़केगा, थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये इस प्रकार ये रोलिंग मूवमेंट जो है ये इन्होंने बताया कि लुढ़क के गति करता है, पर ये लुढ़क कर गति जो है वो एक या दो स्यूडोपोडिया जिसमें होता है केवल उन्हीं में हो सकती है। उससे ज़्यादा अगर स्यूडोपोडिया हैं तो उसमें रोलिंग मूवमेंट जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें मतलब रोलिंग मूवमेंट थ्योरी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसके अलावा एक थ्योरी जो है, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है रोलिंग मूवमेंट का, आप देख सकते हैं इसमें लुढ़क रहा है, ये आलू के जैसा दिखाया गया है, ये आलू नहीं है, ये युगलिना है, सॉरी अमीबा है ये। इसके अलावा एक अगली थ्योरी जो है वो है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार ये डेलिंजर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिपादित की और उन्होंने बताया कि अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया को टांगों की तरह काम में लेता है। मतलब ये देखिए स्यूडोपोडिया जो है ये आपको ये जो दिखाया गया है ये कोई बड़ा एनिमल नहीं है, ये अमीबा ही है और इसमें ये टांग जो है वो नीचे ये फर्श पे टिकाता है और टिका के चलता है स्यूडोपोडिया पे। हालांकि ये सत्य नहीं है क्योंकि सभी थ्योरियाँ सत्य नहीं होती, पर थ्योरी दी गई इसलिए हमें पढ़नी पड़ेगी। तो डेलिंजर ने कहा कि ये जो है टांगों के रूप में काम में लेता है स्यूडोपोडिया को। चलिए पांचवी थ्योरी जो है वो आज के माने अगर तो सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वो इसी थ्योरी को है, सोल जेल थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, नोट करने वाली बात भी यहीं पे है। ये थ्योरी जो है हाइमन ने दी थी और पेंटिन और मास्टर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनका समर्थन किया था। और आज की जो सर्वमान्य थ्योरी है वो यही है, सोल जेल थ्योरी। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि इस थ्योरी में आपको केवल दो लाइन याद रखनी इंपॉर्टेंट, कि जैसे उसमें मैंने बताया कि अमीबा में दो प्रकार का साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मोजेल बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ सेंटर की तरफ प्लाज्मोसोल होता है। तो ये बोलेगा हाइमन जो हैं ये बोलेंगे कि ये जो है आपस में कन्वर्ट होते हैं, आपस में एक्सचेंज होता है इनका, मतलब प्लाज्मोसोल जो है वो प्लाज्मोजेल में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मोजेल जो है प्लाज्मोसोल में कन्वर्ट होता है, जिससे क्या होता है दबाव वगैरह बढ़ते हैं किनारों पे और जो है किसका निर्माण होता है, स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। तो चलिए थ्योरी को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए इसके अनुसार स्यूडोपोडिया का बनना व बिगड़ना क्या होता है, कोशिका की जो
विस्कोसिटी जो होती है, श्यानता जो होती है, उस पर निर्भर करता है। इसके अनुसार क्या होता है कि गमन जो है वो निम्न प्रकार होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम प्लाज्मा लेम्मा जो है वो कोई आधार से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। मतलब ये अमीबा जो है इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वो प्लाज्मा लेमा होता है। जबकि ध्यान देना, जबकि यूग्लिना और जो पैरामीशियम जो है उनके चारों पेलिकल का आवरण पाया जाता है, प्लाज्मा लेमा नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो फर्श है ये वेस मान सकते हैं। इस पर क्या होती है, बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ से चिपक जाती है। और इसके बाद मैं डायग्राम से सिखाऊंगा आपको, देखना डायग्राम में देखना आप में कि उसके बाद जो प्लाज्मोजेल जो होता है आगे वाला भाग, वो प्लाज्मोजेल धीरे धीरे उसमें मतलब प्लाज्मोजेल थोड़ा सॉलिड टाइप का होता है, वो थोड़ा धीरे धीरे द्रव्य में कन्वर्ट होना चेंज हो जाता है। जिससे क्या होता है कि मतलब उसका क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना बात को। मतलब आगे की तरफ अगर कोई ठोस चीज़ है वो अगर मान लो जल में या फिर मतलब द्रव के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो उसकी क्षमता जो बढ़ जाएगी, मतलब बहने का गुण जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि प्लाज्मोजेल जो है वो आगे जाके हाइलिन, आगे एक जो कैप होती है, कैप नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसे हाइलिन कैप बोलते हैं। तो उस कैप में क्या होता है, प्लाज्मोजेल जो है वो आंशिक द्रवीकरण होने के कारण प्लाज्मोजेल जो है वो हाइलिन कैप में दबाव डालता है और जिससे स्यूडोपोडिया जो है वो बनना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्लाज्मोसेल और प्लाज्मोजेल जो है वो उसमें आपस में अंतर परिवर्तित होते हैं। देखिए अगर प्लाज्मोजेल प्लाज्मोसोल के अंतर्गत अगर कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं सोलेशन। प्लाज्मोजेल प्लाज्मोसोल में, यानी प्लाज्मोसोल बनना है तो सोलेशन। और अगर प्लाज्मोसोल से प्लाज्मोजेल बन रहा है, यानी मैं सीधा बोल दूँ कि प्लाज्मो अगर जेल बनता है तो इसे जेलेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर प्लाज्मोसोल बनता है तो इसे सोलेशन बोलते हैं। तो ये आपस में कन्वर्ट होता है, ये दो मैकेनिज्म होती हैं। देखिए अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकल से देखें तो देखिए ये पीछे का भाग है यूरोइड भाग, ठीक है, और ये आगे का भाग है जिसे हम हाइलिन कैप बोलते हैं। इस भाग को हम हाइलिन कैप बोलते हैं। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि यहाँ का जो प्लाज्मोसोल जो है ये आगे जाके यहाँ का जो प्लाज्मोसोल है वो यहाँ पे जाके, ये देखिए यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, ये आगे प्लाज्मो जो है प्लाज्मोजेल जो है उसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोसोल चेंज होगा। और आगे ये प्लाज्मोजेल जो है ये क्या करेगा, हाइलिन कैप पे ये क्षमता बढ़ जाने के कारण दबाव बनाएगा, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्यूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है। देखिए आगे की तरफ क्या होता है, प्लाज्मोसोल चेंज होता है प्लाज्मोजेल में, यानी यहाँ जेलेशन की काम होता है। यहाँ ये जो मैं ब्लू कलर से अभी दिखाऊंगा, यहाँ जो काम होता है वो किसका होता है, जेलेशन का, यानी ये मैकेनिज्म होती है जेलेशन की। जबकि पीछे जो भाग है यूरोइड भाग बोलते हैं इसे, यहाँ पे क्या होता है कि प्लाज्मोजेल जो है, ये प्लाज्मोजेल जो है ब्लू कलर से चारों जो बाहर वाला, ये क्या करता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मोसोल के अंतर्गत, रेड कलर का दिखा रहा हूँ, सेंटर के अंतर्गत इसमें कन्वर्ट होता है और ये आगे चलता है ऐसे। इस प्रकार ये जो क्रम जो है वो इस प्रकार चलता रहता है। ये प्लाज्मोसेल प्लाज्मोसोल में कन्वर्ट होते हैं और ये इस प्रकार आपस में अंतर प्रेरित होते हैं और जिससे दबाव बना रहता है, क्षमता बढ़ती है। और जब क्षमता बढ़ती है तो स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। जब क्षमता कम हो जाती है तो क्या होता है, क्षमता कम कब होगी, क्षमता कब कम होगी, जब प्लाज्मा जो जेल है उसका क्या हो, द्रवीकरण ना हो तो कम बहेगा, जिससे क्षमता कम हो जाएगी और स्यूडोपोडिया का निर्माण रुक जाएगा। तो ये इस प्रकार मतलब इस थ्योरी के अनुसार सोल जेल थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हाइमन ने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि इसमें क्षमता जो है वो इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। इसके अलावा एक थ्योरी थी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी, 6 नंबर थ्योरी जो है किसके लिए, ये केवल हम एक पढ़ रहे हैं, देख लो कितना ज़्यादा डिटेल है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस पीडीएफ बनाने में। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, नए हो तो। और अपने जो जितने भी स्टूडेंट, जो जितने भी दोस्त हैं जो बीएससी या एमएससी कर रहे हैं स्पेशल बायोलॉजी से, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म करो। मैं धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो देखिए 6 नंबर जो थ्योरी है, ये थ्योरी गोल्डेकर व लोरक ने दी। अब यहाँ पे बताया कि क्षमता ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व नहीं रखती है। यहाँ पे प्लाज्मोसोल और प्लाज्मोजेल जो है वो आपस में बदलते कैसे हैं। मतलब देखो पीछे हमने थ्योरी दी सोल जेल थ्योरी, इसमें हम देखा कि प्लाज्मोजेलेशन और सोलेशन की जो है मैकेनिज्म हो रही थी। तो ये होती क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो इसके लिए मतलब समझाने के लिए गोल्डेकर व लोरक ने सिद्धांत दिया मॉलिक्यूलर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी, जिसके अनुसार प्लाज्मोसोल और प्लाज्मोजेल में अंतर परिवर्तन जो है प्रोटीन चेन में क्या होता है, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का परिणाम है।
मतलब यहाँ पे प्रोटीन चेन होती है सेल के अंतर्गत। वो प्रोटीन चेन मान लो ये अगर सीधी है तो क्या होगा, और अगर ये प्रोटीन चेन फोल्ड हो जाती है तो क्या होगा। तो ये जो है फोल्ड से अनफोल्ड और अनफोल्ड से फोल्ड होना, प्रोटीन में फोल्डिंग और अनफोल्डिंग पे डिपेंड करता है कि प्लाज्मा सेल बनेगा या प्लाज्मा जेल बनेगा या प्लाज्मा सोल बनेगा। तो ये थ्योरी थी गोल्डेकर लोरक ने दी थी। मतलब जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यूरोइड भाग में, देखिए मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम में। यूरोइड भाग में क्या होता है, ये पीछे वाला यूरोइड भाग है, इसमें जब यूरोइड भाग में जब पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो वलित या संकुचित होती है, मतलब पहले ऐसी थी और ये इस प्रकार होती है, तो प्लाज्मा जेल जो है वो प्लाज्मा सोल में परिवर्तित होता है। ठीक है, प्लाज्मा जेल जो है वो प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट होता है, पीछे की तरफ प्लाज्मा सोल जो है वो प्लाज्मा जेल में बदलेगा। जबकि आगे का जो भाग है हाइलिन कैप वाला भाग, वहाँ पे क्या होता है कि पेप्टाइड जो चेन है वो आगे जाके ये जो फोल्ड हुई थी वो वापस अनफोल्ड होने लगती है, जिससे प्लाज्मा सोल जो था वो आगे जाके प्लाज्मा जेल में परिवर्तित होगा, और जब प्लाज्मा जेल में परिवर्तित होगा और आगे उसमें द्रवीकरण होगा तो जिससे सांद्रता बढ़ेगी और आगे क्या होगा, स्यूडोपोडिया का निर्माण होगा। तो इस दोनों से हम मतलब दोनों थ्योरी मिला के हम मान सकते हैं कि इसमें प्लाज्मा सोल प्लाज्मा सेल किस प्रकार बनते हैं, इसमें मतलब इसमें किस प्रकार स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये जो थ्योरी थी ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, 6 थ्योरी थी हमने स्यूडोपोडिया के बारे में पढ़ी। इसमें हमें देखा कि स्यूडोपोडिया जो है कितने टाइप के होते हैं, स्यूडोपोडिया जो है वो किस प्रकार काम करते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों की जो धारणाएं थी वो हमने पढ़ी। तो ये वीडियो जो है ये स्यूडोपोडिया के लिए चला इतना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा सेकंड पार्ट जो है फ्लैजिला, कि फ्लैजिला क्या है, इसकी संरचना क्या है और किस प्रकार ये फ्लैजिला जो है वो काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैजिला जो है वो गमन अंग किस में पाया जाता है, ट्रिपेनोसोमा और यूग्लिना में पाया जाता है। ट्रिपेनोसोमा भी एक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ का है जो कि एक पैरासाइट भी है। हम जब पैरासाइट पढ़ेंगे या फिर हम जब प्रोटोजोआ के जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो हम देखेंगे ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल क्या होती है वगैरह वगैरह जो भी है। तो देखिए ये यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा जो है इत्यादि प्रोटोजोआ में फ्लैजिला पाया जाता है। ये एक धागे की भांति जो है कोशिका के स्तर से बाहर निकला रहता है, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं होते पर ये, ठीक है ना। इसकी संख्या जो है वो अलग अलग होती है पर ज़्यादा नहीं होती है, ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। अच्छा, संरचना जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला जो है किस प्रकार होता है, तो नॉर्मल तो मैंने बता दिया कि एक धागे जैसी संरचना है। अब मैं इस धागे को जूम करके देखूंगा और इसका जो है वो यहाँ से मतलब ये धागा जो है यहाँ से मैं इसको कट करके नीचे से देखूंगा, मतलब पाइप है एक मेरे पास, मैं पाइप को काट के आगे से देखूंगा तो मेरे को ऐसे गोलाकार दिखाई देगा, तो ये हमें टीएस बोल देगी इसको। तो मैं इस जो है ये धागा जो है इसका टीएस देखूंगा और इसका एलएस देखूंगा, ठीक है। दोनों काट देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार इसकी संरचना है। तो देखिए ये धागे नुमा रचना है जिसमें एक लंबी शाफ्ट होती है और एक्जोनिम कहते हैं जिसे हम, लंबी शाफ्ट होती है जिसे हम एक्जोनिम कहते हैं। और एक्जोनिम जो है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है कि आवरण पाया जाता है। देखिए ये इसके अंतर्गत क्या होता है, एक लंबी शाफ्ट होती है और शाफ्ट के चारों ओर क्या पाया जाता है, चारों ओर आवरण घिरा रहता है इसे। ये मैं जो है इसको काटा है मैंने यहाँ से इस प्रकार, और काट के मैं है ये दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये वाला। तो आगे डायग्राम जो है वो क्लियरिटी दिखाया गया है आपको, कंप्यूटर से बनाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से देखिए। एक बार मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको। तो ये जो है एक्जोनिम जो है इसके चारों ओर आवरण गिरा रहता है और एक्जोनिम के अंतर्गत क्या होते हैं, तंतु होते हैं। इस प्रकार जो है तंतु लगे होते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे तंतु लगे होते हैं। 9 तंतु अगर मैं टीएस काट में देखूँ तो 9 जो तंतु हैं वो बाहर लगे होते हैं ऐसे परिधि की तरफ, पेरिफेरल बोल सकते हैं इसे। और 2 जो हैं 2 वो क्या होते हैं, सेंटर के अंतर्गत होते हैं, जिसे हम सेंट्रल जो फाइबर है वो बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 9+2 का विन्यास पाया जाता है, यानी 9+2 विन्यास है या नहीं है फ्लैजिला में, तो ये देखने वाली बात है कि जो यूग्लिना में फ्लैजिला है वहाँ पे 9+2 का विन्यास पाया जाता है। परिधि की तरफ 9 होते हैं और सेंटर में 2 होते हैं। एक्जोनिम जो है वो एक कणिका से बनता है, मतलब ये एक्जोनिम जो है वो बनता किससे है, तो मैंने पहले ही बोला था कि एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है यूग्लिना में, ब्लीफेरोब्लास्ट बोलते हैं इसे, जिसे हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे बेसल ग्रेन्यूल, काइनेटोसोम, है ना, तो काइनेटोसोम, बेसल ग्रेन्यूल, तो या फिर जिसे हम ब्लेफेरोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। तो ब्लेफेरोब्लास्ट जो है इससे ये आगे जो है धागे नुमा रचना बनती है और जिसे हम फ्लैजिला नाम देते हैं। और ब्लेफेरोब्लास्ट बोले कि ये काइनेटोसोम जो है वो किससे बनता है, तो ये बनता है गोल्जी काय से, कुछ वैज्ञानिकों ने माना है, हम देखेंगे थोड़ा आगे। और जो है जो सेंटर की तरफ 9 तंतु होते हैं,
दो तंतु होते हैं वो तो होते हैं एकल यानी सिंगल होते हैं, जबकि बाहर वाले जो तंतु हैं वो दो दो के जोड़े में यानी युग्म के रूप में पाए जाते हैं, पेयर होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये प्रत्येक परिधीय जो है पेरिफेरल जो तंतु है उसको हम दो उप तंतु में यानी सब फाइबर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम ए व बी में मान सकते हैं और इससे बुझाई निकल जाते हैं, जिसे डायनेन आरम्स बोलते हैं। हालांकि अगर समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए डायग्राम से देखते हैं। ये मान लो एक युगलिना है, युगलिना में मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे जो मैं पॉइंटर लगा रहा हूँ ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लेफेरोब्लास्ट स्ट्रक्चर है, ध्यान पड़ गई। और ये ब्लेफेरो स्ट्रक्चर जो है ये गोल्जी काय से बनती है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ आगे की तो देखो ये जो है अगर ब्लेफेरोब्लास्ट से आगे क्या बनता है, फ्लेजिला बनता है। ये आपको जो येलो कलर में डोनेट किया है मैंने आपको बना के दिखाया है, ये आगे फ्लेजिला है पूरा और ये गमन अंग है एक युगलिना का, एग्जाम्पल ले रखा है मैंने। अगर मैं इसको यहाँ से जूम करूँ मतलब ये युगलिना है, ये युगलिना है और यहाँ से इसका ये निकला है, तो मैं इसको ऐसे काटूँ, युगलिना को मैं काट के युगलिना को आगे से इसका फ्लेजिला जो है वो टी स्कार्ट के रूप में दिखाऊं तो देखिए ये फ्लेजिला जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा मेरे को, ये फ्लेजिला। और इसके अंतर्गत क्या होते हैं, ये एक क्या बना रहता है, सेंटर के अंतर्गत ट्यूब होती है और ये क्या होता है आगे लास्ट ये प्रोटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है इससे घिरा रहता है, उसमें मैट्रिक्स भरा रहता है और बाहर की तरफ क्या होता है ये देखिए ये युगलिना में पेलिकल कावड़ पाया जाता है, वो भी पाया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा नीचे जो है ये बेसल ग्रेनुल वाला पार्ट है, यहाँ पे बेसल ग्रेनुल है, यहाँ पे पेलिकल भी आ गया युगलिना का थोड़ा सा आवरण, क्योंकि यहाँ से हमने काटा है न कि यहाँ से काटा है, ठीक है, तो पेलिकल का आवरण भी थोड़ा आएगा। और अंदर जो है वो एक सेंट्रल ट्यूब होती है और जिसमें मैट्रिक्स भरा रहता है और बाहर जो है एक मेम्ब्रेन की रहती है। अगर मैं इसी को अगर ये मैं मान लो पाइप है कोई, मैं देखिए दूसरी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पाइप है ठीक है, अगर मैं पाइप को यहाँ से काटूँ, इस प्रकार काट के देखूँ तो मेरे को ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, सेकंड डायग्राम जो है वो। और अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ आगे से तो मेरे को जो है वो इस प्रकार दिखाई देगा, ये जो डायग्राम है, ठीक है ना, तो ये डायग्राम इसी का है। तो चलिए देखते हैं टी स्कार्ट। देखें तो टी स्कार्ट में मैंने बताया कि दो सेंटर के अंतर्गत क्या होते हैं, फाइबर होते हैं और 9 जो है वो बाहर परिधि की तरफ होते हैं, तो 9+2 का विन्यास पाया जाता है। अंदर वाले जो हैं वो सिंगल होते हैं, ये देखिए ये अलग अलग हैं 1 और 2, जबकि बाहर वाले जो है देखिए प्रत्येक जो है उसका जोड़ा है पेड़ के रूप में है। और इससे छोटी छोटी देखिए थोड़ा जूम करके देखिए आरम निकली है जिसे हम डायनेन आरम बोलते हैं। और ये जो है हम बाहर वाला जो है युग्म के रूप में इसे हम ए व बी 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये आपस में जो है एक छोटी सी धागे जैसी रचना के द्वारा जो है आपस में सभी पेरिफेरल जो नर्व हैं ये आपस में तंतु जो है फाइबर जो है ये आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे हम नेक्जिन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है एक टाइप से ये अंदर की तरफ ऐसे रेडियल संरचना बनाते हैं एक टाइप से, और जिसे हम रेडियल स्पोक्स या रेडियल जो है अरे ताड़ी जो होती है, ताड़ी जैसी साइकिल में लगी होती है, साइकिल के टायर जैसा ये आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। और ये बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जो थी ये थी हमारी फ्लेजिला की स्ट्रक्चर। हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि सीलिया की भी सेम स्ट्रक्चर होती है, कोई भी चेंज नहीं होता स्ट्रक्चर के अंतर्गत। हम सीलिया में फ्लेजिला में कोई भी डिफरेंट नहीं कर सकते, डिफरेंट किस चीज़ में कर सकते हैं वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए ये होगी फ्लेजिला, तो ये स्ट्रक्चर। और अब देखते हैं फ्लेजिला जो है उसके द्वारा गमन होता किस प्रकार है। तो फ्लेजिला जो मूवमेंट है फ्लेजिलर मूवमेंट बोलेंगे जिसे। फ्लेजिलर मूवमेंट जो है वो मेस्टिकोफोरा जो एक सब फाइलम है प्रोटोजोआ का, उसकी एक विशेषता है और ये फ्लेजिला के द्वारा होती है ये गति। इसके अलावा ये गति केवल द्रव्य माध्यम में होती है, यानी अगर लिक्विड मीडियम है तो ही ये मूवमेंट होगी, अगर आप सॉलिड ले रहे हो तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगा फ्लेजिलर मूवमेंट। द्रव्य माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार ये फ्लेजिलर मूवमेंट जो है वो भी 2-3 टाइप की होती है, अलग अलग हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉमन मूवमेंट जो है वो किस प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेजिला जो है, ये जो फ्लेजिला है ये इस प्रकार देखिए, ये पहले पीछे ले जाता है और फिर पीछे से क्या करता है, पीछे से ये आगे लाता है,
मतलब ये नॉर्मली हम जैसे देखें कि एक नाव, जैसे नाविक जो होता है नाव चलाता है, उसमें वो पतवार जो होता है वो ऐसे मारता रहता है, वो इस प्रकार मार के ये गति करते हैं फ्लेजिला की सहायता से। ठीक है, अभी डायग्राम से भी देखेंगे आगे। तो फ्लेजिला जो है इसमें क्या करता है, निरंतर ऐसे स्पंदन करता रहता है, पीछे जाता रहता है, आगे जाता रहता है, पीछे जाता रहता है, आगे जाता रहता है, जिससे ये गति करता रहता है। तो इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रोक होते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक बोलते हैं, प्रभावी स्ट्रोक, और रिकवरी स्ट्रोक यानी पुनः प्राप्ति स्ट्रोक बोलते हैं। 2 स्ट्रोक होते हैं इसमें। तो ये दोनों स्ट्रोक हैं क्या, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए डायग्राम थोड़ा सा मैं क्लियरली कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिख जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये युगलिना है, मैं रेड कलर से येलो कलर से दिखाऊंगा। इफेक्टिव स्ट्रोक मतलब इसका फ्लेजिला पहले यहाँ था, बाद में क्या हुआ, फ्लेजिला जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ खिसकाया जाता है, ड्रिड किया जाता है, जिससे पानी जो है वो भी थोड़ा साथ में पीछे हो और फ्लेजिला जो है वो भी थोड़ा पीछे हो। मतलब 1 नंबर कंडीशन ये थी, 2 नंबर ये हो गई, और 3 नंबर ये हो गई, और 4 नंबर ये हो गई। मतलब ये जो फ्लेजिला था यहाँ पे था और ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रोक हुआ है इसे हम बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, पानी थोड़ा पीछे खिसक गया और युगलिना थोड़ा आगे की तरफ खिसका है। अब क्या होगा, आगे होगा रिकवरी स्ट्रोक, यानी ये फ्लेजिला जो है वो यहाँ पे है, अब इसमें क्या होना है, रिकवरी स्ट्रोक। तो ये फ्लेजिला यहाँ जाएगा, 2 नंबर कंडीशन, 3 नंबर कंडीशन, 4 नंबर कंडीशन, 5 नंबर कंडीशन, और पुनः प्राप्ति जो है वो कर लेगा ये। तो ये दो हैं, दोनों इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक हो गए। इफेक्टिव स्ट्रोक जब होता है तो फ्लेजिला जो है वो गति की थोड़ी दिशा में मुड़ जाता है नीचे की तरफ, और दृढ़ होकर मुड़ जाता है, जिससे पानी जो है वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया ये। इसके पश्चात रिकवरी स्ट्रोक होता है, और रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, ये फ्लेजिला जो है थोड़ा रिलैक्स होता है, जिससे शरीर जो है वो उल्टा मुड़कर वापस उसी दिशा में आता है। पहले जो है देखिए, ये फ्लेजिला जो है वो थोड़ा शरीर जो है वो इस प्रकार टेढ़ा हो जाता है, और ये फ्लेजिला यहाँ आ जाता है, यहाँ था जबकि, और बाद में रिकवरी स्ट्रोक में वापस जो है वो क्या होता है, अपनी कंडीशन में आ जाता है। इसके अलावा इस प्रकार जंतु जो है वो अपने एक्स के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। इस प्रकार ये जो मान लो ये जंतु की एक्सिस है, 1 मिनट, ये एक्सिस है, तो ये एनिमल जो है वो एक बार यहाँ जाए ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इस प्रकार घूम के ये क्या करता है, गति करता है, जिसे हम फ्लेजिलर मूवमेंट बोलते हैं। फ्लेजिला की सहायता से होता है। ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये युगलिना है, इसमें कंडीशन दिखाई गई, 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये 5 कंडीशन जो है वो इफेक्टिव स्ट्रोक की है। ये नीचे की तरफ आ गया फ्लेजिला, जिससे थोड़ा मुंह जो है उसका मुड़ जाएगा इस साइड। ठीक है, और बाद में होगा रिकवरी स्ट्रोक, जिससे 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, और जिससे मुंह वापस, वह मुख जो है वो वापस उस साइड हो जाएगा। मतलब ये ऐसे हिलेगा थोड़ा आगे की तरफ, और जिससे क्या होगा, वाटर जो है वो पीछे की तरफ, और जो इसका गमन जो है वो आगे की तरफ होगा, और ये कॉमन मूवमेंट है फ्लेजिला की सहायता से होने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो मूवमेंट है फ्लेजिला की सहायता से, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन मूवमेंट, जो तरंग उत्पन्न होती है। तो इसमें फ्लेजिला जो है स्पंदन नहीं करता है, मतलब ऐसे ये नहीं है ऐसे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा पतवार की तरह, नाव के अंतर्गत होता है जैसे, ठीक है ना, जैसे ये मतलब खेतों में जैसे हिलती है ना फसल वगैरह, तो उसमें इस प्रकार ये कुछ नहीं होता है, इसमें तरंग उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होता है, तरंग जो है वो देखिए, ये मैं नॉर्मली आपको यहाँ पे बता दूँ, ये क्या है, युगलिना, और ये फ्लेजिला है। तो फ्लेजिला जो है इसकी टिप से अगर आधार की तरफ अगर तरंग आती है, यानी इस प्रकार अगर तरंग पीछे से आधार की तरफ आती है, तो क्या होता है, जंतु जो है वो पीछे की तरफ बढ़ता है, यानी जंतु जो है वो पीछे की तरफ होता है। और जब फ्लेजिला जो है वो टिप से, ध्यान देना, टिप से आधार की होता है, तो मतलब सॉरी मैंने गलत बता दिया कि आधार से अगर टिप की तरफ अगर होती है तो जंतु जो है वो पीछे की तरफ होता है, जबकि अगर टिप से अगर आधार की तरफ अगर तरंग बढ़ती है तो वो जंतु आगे की तरफ बढ़ता है। आप नोट कर लेना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्जाम में जो है बीएससी एमएससी में बहुत ज़्यादा बार, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार है, पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार आया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसके अलावा यदि तरंगें सर्पिल होती, मतलब तरंग जो है वो इस प्रकार होती, तो जंतु जो है वो क्या होता है, सेंट्रल जो एक्सिस है अपनी उसके चारों ओर ऐसे घूमता है, और अपनी एक्सिस के चारों ओर घूम के क्या करता है, ये गमन करता है। तो ये एक प्रकार से फ्लेजिला की सहायता से तरंगिक जो मूवमेंट है वो भी होती है। इसके अलावा एक 3 नंबर जो है
वो भी होती है सिंपल कॉनिकल गायरेशन जो है, ठीक है। तो ये भी देखिए क्या होता है, मतलब परिभ्रमण जो है ये किस प्रकार होता है कि पेंच जो होता है, पेचकस जिसे बोलते हैं हम दूसरी भाषा में, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पेंच जो होता है, ये बुस्ली ने जो है सिद्धांत दिया, जिसमें पेंच सिद्धांत से ज्ञात होता है कि कसाब जो है फ्लैजिला वो पेंच की भांति घुमावदार गति भी करता है। इस प्रकार हम घुमाते हैं एक जगह तो इस प्रकार गति भी करता है और अपनी एक्सिस के चारों तरफ क्या होता है घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, और जिससे जंतु में क्या होता है ये परिभ्रमण होता है, परिभ्रमण करता है ये चारों ओर अपनी एक्सिस के, जिससे आगे की तरफ ये गति करता है, जिसे हम सिंपल कॉनिकल गायरेशन मोमेंट भी बोल सकते हैं, जो फ्लैजिला की सहायता से होता है। तो ये दो बात होगी हमारी किसकी, स्यूडोपोडिया की, सीडिया की। अभी तक हमने देखा स्यूडोपोडिया जो है वो कितने टाइप के होते हैं, किस में पाया जाता है, क्या एग्जाम्पल है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, किस प्रकार वो काम करते हैं। फिर हमने देखा फ्लैजिला जो है वो उसके एग्जाम्पल क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस में पाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होती है और किस प्रकार वो काम करता है। अब हम देखिए लास्ट जो है हमारा थर्ड जो है वो है सीलिया। हालांकि सीलिया की स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया सीलिया की स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मली क्या है, किसके समान होती है, नॉर्मली फ्लैजिला के समान ही होती है। चलिए देख लेते हैं 16 सीलिया के बारे में। सीलिया जो है वो सीलिएटा जो सब फाइलम है प्रोटोजोआ का, उस जंतुओं की विशेषता है। जैसे पैरामीशियम में सीलिया पाई जाती है, ध्यान रखना ये पैरामीशियम है, जिसे हम स्लिपर जो है सेप एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि ये चप्पल जैसी आकृति का होता है। इसमें चारों ओर रोम जैसी बॉडी पे क्या लगे रहते हैं, ये कुछ संरचनाएं लगी रहती हैं छोटी छोटी, जिसे हम सीलिया बोलते हैं। फ्लैजिला एक दो ही होते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। यानी अगर मैं इसको काट के देखूं तो मुझे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, यानी इस तय है उस पर ये क्या लगे, छोटे छोटे रोम लगे, जिसे हम सीलियम बोलते हैं, और बहुवचन बोलेंगे तो सीलिया हो गया, ठीक है। तो ये सीलिया लगे हैं, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में सीलिया लगे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा ये सीलिया का टीएस है, जैसे का जैसा फ्लैजिला का था वैसा का वैसा इसमें होता है। सीलिया का अगर एक सीलिया है, अगर इसको मैं जूम करके देखूँ तो मेरे को ये जो सीलिया है इसको मैं अगर टीएस काट देखूँ तो मेरे को ऐसे दिखाई देगा, तो यही वो सीलिया है ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीलिया के अंतर्गत सेंटर में भी दो होते हैं और पेरिफेरल साइड में 9 तंतु होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 9+2 का विन्यास पाया जाता है। और ये फ्लैजिला समान स्ट्रक्चर है जो अत्यंत गतिशील होते हैं, छोटे छोटे जो है प्रवर्ध होते हैं, ग्रोथ होती है छोटी छोटी। इसके अलावा इसका निर्माण जो है वो भी ब्लेफेरोब्लास्ट से होता है, और ब्लेफेरोब्लास्ट जो है ना, इसकी उत्पत्ति होती है ब्लेफेरोब्लास्ट से सीलिया की, ठीक है। और इसका आधार भी ब्लेफेरोब्लास्ट से जुड़ा रहता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे फूली हुई रचना होती है, जिसे हम ब्लेफेरोब्लास्ट बोलते हैं, बहुत सारी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे यूलिना में एक फ्लैजिला था तो वहाँ पे एक ही होगा ब्लेफेरोब्लास्ट, यहाँ पे बहुत सारी हैं तो बहुत सारी होंगी। और ये ब्लेफेरोब्लास्ट आपस में भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जिससे सारी सीलिया जो है वो एक साथ नीचे हों, एक साथ ऊपर हों, इस प्रकार एक साथ सारा जो है इसमें सामंजस्य जो है वो थोड़ा बना रहे। इसके लिए आपस में इसकी जो बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफेरोब्लास्ट है ये आपस में क्या रहती है, जुड़ी रहती है, या काइनेटोस्टोमेटा बोलते हैं इसे। ये देखो काइनेटोडेस्टमा भी बोलते हैं। ये देखो ये नीचे रेड कलर की लाइन दिखाई गई, ये आपस में सभी जो है ब्लेफेरो आपस में प्रत्येक सीलिया की जुड़ी हुई है। तो ब्लेफेरोब्लास्ट जो है वो किससे मानते हैं, तारककाय से बनी हुई मानते हैं। तारककाय से इसका निर्माण होता है ब्लेफेरोब्लास्ट से, और ब्लेफेरोब्लास्ट आगे जाके सीलिया का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये कुछ संरचना से रिलेटेड बात होगी। देखिए संरचना एक जैसी है अगर सीलिया फ्लैजिला की, तो डिफरेंट किस में है, हम नॉर्मली डिफरेंट संरचना के आधार पर नहीं कर सकते, उसकी संख्या के आधार पर, उसके जो फंक्शन जो है, उसके मैकेनिज्म जो है वो किस प्रकार, उसके आधार पर कुछ जो है डिफरेंट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला में। नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा देखने को, सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंट क्या है। तो देखिए फ्लैजिला मैंने बता दिया संख्या में 1 या 2 या बहुत कम होते हैं, ठीक है, जबकि सीलिया पूरे बॉडी पे लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। ये सेल के एक सिरे पे लगे रहते हैं, जबकि ये पूरी शरीर पे फैले रहते हैं, जैसे पैरामीशियम में। सीलिया जो है वो थोड़े लंबे होते, सीलिया की अपेक्षा फ्लैजिला जो है थोड़े लंबे होते हैं, जबकि सीलिया छोटे छोटे आउटर ग्रोथ होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, फ्लैजिला की सहायता से सर्पिलाकार गति होते हैं, जबकि इसमें झाड़ू जिस प्रकार चलती है उस प्रकार सीलिया की सहायता से गमन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये यूग्लिना ट्रिपेनोसोमा और ये पैरामीशियम, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गए कुछ, जो हम संरचना के आधार पर नहीं बल्कि उसके फंक्शन के आधार पर, संख्या वगैरह के आधार पर लगा रहे हैं। पोजीशन भी देख रहे हैं कि कहाँ लगा हुआ है, ये साइज भी देख रहे हैं इनका, ठीक है ना। तो इस पर आप डिफरेंट थोड़ा है वो नोट कर लें, बड़ी बात है। इसके अलावा सीलिया की सहायता से जो मूवमेंट होता है हम उसे सीलियरी मूवमेंट बोल देते हैं। थोड़ा सारा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट था वो स्यूडोपोडिया था,
उसके बाद जो है वो फ्लैजिला और सीलिया की स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने बता दिया है। आप वीडियो में बने रहें, बीच में मत जाना, थोड़ा सा रहे। देखिए सीलियर मूवमेंट जो है, अधिकांश सीलियर जो जंतु हैं वो गति करते समय अपने एक्स पर घूमते हुए सर्पिल गति करते हैं। उनकी सर्पिल गति का कारण उसमें सभी सीलिया जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। मान लो, देखिए ध्यान दीजिए, ये पैरामीशियम है और इस पर क्या लगा हुआ है, ये सीलिया लगे हुए हैं ऐसे, तो ये एक साथ गति करते हैं। पहले एक साथ पीछे जाती, क्रम से पहले ये जाता है, फिर ये जाता है, फिर ये जाता है, मतलब एक टाइप से ये पीछे की तरफ लहराते हैं और फिर एक साथ आगे की तरफ लहराते हैं। तो एक साथ ये गमन करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, नॉर्मली सर्पिलाकार क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये ब्लेफेरोब्लास्ट जो है ये आपस में क्या रहती है, जुड़ी रहती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो है, सामंजस्य जो है वो बना रहता है इसमें गति में, एक साथ गति होने के लिए। ठीक है। वो गति के लिए द्रव माध्यम जो है वो भी होना आवश्यक है, लिक्विड माध्यम, फ्लैजिला के लिए भी आवश्यक है, ये तो नेसेसरी है। इसके अलावा गति के दौरान इफेक्टिव रिकवरी स्ट्रोक जो है वो एकांतर क्रम में होते हैं। पहले जो सभी सीलियाँ जो है वो एकांतर क्रम में पीछे की तरफ आती हैं, जिसे हम बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक, और फिर ये जो सीलियाँ हैं ये आगे की तरफ जाती हैं, जिसे हम बोलेंगे कौन सा स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक या पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ सभी सीलियाँ एक साथ काम करते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, क्योंकि आपस में सभी ब्लेफेरोब्लास्ट जो है वो भी जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार खेतों के अंतर्गत क्या होता है, जैसे एक साइड से अगर कोई हवा आती है, हवा का झोंका आता है, तो इधर से ऐसे जो भी है, गेहूँ वगैरह जो भी खड़ी है हमारे खेतों में, वो इस प्रकार ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लहराती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे की तरफ हवा बढ़ती है। और अगर हवा इस साइड से आती है तो पहले ये वाला, फिर ये वाली सरसों, फिर ये वाली जो भी गेहूँ है वगैरह, सरसों वगैरह, वो इस प्रकार ऐसे लहराती है। तो एक प्रकार से हम इसकी तुलना जो है वो खेत में जो सरसों वगैरह जो लहराती है, इससे हम सीलिया की तुलना कर सकते हैं नॉर्मली समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये देखो नीचे दिख रहा है, देखिए सीलिया जो है इसकी तुलना हवा के झोंकों से की जा सकती है। ठीक है ना। वो गति करते समय प्रत्येक सीलिया जो है वो पेंडुलम की भांति कार्य करता है, दोलन जो है वो कार्य करता है। देखिए इस प्रकार, पहले यहाँ आ गया, फिर सभी आएंगे ऐसे, फिर सभी ऐसे होंगे, फिर वापस सभी ऐसे होंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा, मैं स्क्रीन छोटी है, मेरे पास ज़्यादा टेक्निक वाली काम है नहीं, इसलिए मैं ये नॉर्मली फ़ोन पे ही आपको जो है ये फिंगर से आपको समझा रहा हूँ। ये आपको कुछ डोनेट करने के बाद आगे डायग्राम जो है वो क्लियरिटी है, तो आप नोट कर लेना। ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक जो दोलन है उसमें 2 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक जो है वो इफेक्टिव होता है, उसके बाद रिकवरी स्ट्रोक होता है, मैंने बता दिया ये। इसके बाद इफेक्टिव स्ट्रोक जो है वो पीछे की तरफ होता है, जिससे सीलिया जो है वो पतवार की बातें पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। नॉर्मली एक बार थोड़ा डायग्राम और क्लियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड जस्ट। ये सीलिया है, ये सीलिया की कंडीशन ये है। जब रिकवरी स्ट्रोक होगा तो ये सीलिया पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, थोड़ा दृढ़ हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा एक टाइप से, और जिससे क्या होगा, जंतु जो है उसका शरीर स्ट्रोक की दिशा में विपरीत धकेला जाता है। मतलब ये अगर यहाँ पे है तो इस प्रकार है, तो इसका जो शरीर जो है वो इस प्रकार हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। और इफेक्टिव स्ट्रोक के तुरंत बाद रिकवरी स्ट्रोक होता है, जिससे सीलिया जो है वो पुनः आगे वाले इफेक्टिव स्ट्रोक की स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार एक सभी सीलिया जो एक साथ मिलकर एक तरंग के समान काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनुक्रमिक लय। ठीक है ना, मेटाक्रोनल रिदम कह सकते हैं इसे हम। ध्यान रखना, ये सभी सीलिया जो वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। डायग्राम से अगर समझना चाहें तो ये सीलिया है, और यहाँ से इस प्रकार ये क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रोक हुआ। ये सीलिया आगे की तरफ ऐसे बढ़े। ठीक है ना, ये सीलिया आगे की तरफ बढ़े ऐसे, और फिर क्या होगा, वापस ये क्या होगा, ये सीलिया ऐसे मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और पीछे की तरफ होंगे, जिसे हम रिकवरी स्ट्रोक बोलेंगे। और जैसे ये इसकी कंडीशन थी, वापस वैसे ही कंडीशन में आने की कोशिश करेगा ये। ठीक है ना, सीलिया। तो इस प्रकार ये देखिए सीलिया, रिकवरी स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक, इस प्रकार ये एक टाइप से खेतों में जो सरसों वगैरह खड़ी रहती है उस टाइप से ये लहराते रहते हैं, और जिससे गमन जो है वो पानी में आसानी से हो जाता है। और पैरामीशियम जो है वो इसका एग्जाम्पल है। दोस्तों काफ़ी लंबी क्लास चली आज, आशा करता हूँ आपको ये जो लोकोमोशन जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया है। मैंने जितना ईजी हो सकता था समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्द जो है वो सभी वीडियो उपलब्ध होने वाले हैं। और अपने जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ यार उसको शेयर कर दो। ठीक है ना, ताकि मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़े। इतनी ज़्यादा मतलब PDF बनाने में 8-9 घंटे लग जाते हैं मेरे को, और आप व्यू इतने कम मिलते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता। तो प्लीज़ आप जितना हो सके शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।